ओके, सो आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज हमें पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर हमारा नेक्स्ट पोर्शन है। उसके पहले डाइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर। मतलब कंडक्टर की कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहाफ में प्रॉपर्टी, उसके कहते हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टी ये है, चार्ज एग्जिस्ट ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। चार्ज हमेशा कहां पर एग्जिस्ट करता है? कंडक्टर के सरफेस पे। ये कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्ज क्या है? Q। अंदर नहीं, अंदर चार्ज अवेलेबल नहीं है। नेट चार्ज इनसाइड इज 0, सो नेट चार्ज इनसाइड 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो E इज इक्वल टू dV/dr, ये कल ही फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इसका मतलब V क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन किस चीज़ का कांस्टेंट 0 होता है? कांस्टेंट का। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा अंदर? कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट। और E फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू 1/ε0 Q इनसाइड। तो Q इनसाइड अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, गॉस थ्योरम से। ये पूछता है वाई कंडक्टर के वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, तो यहाँ से प्रूफ दे देना Q इनसाइड इज 0, देयरफॉर बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज 0, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और V कांस्टेंट, तो V इज इक्वल टू V सरफेस। जो वैल्यू सरफेस पे होगी पोटेंशियल की, वही वैल्यू कहाँ पर होगी? अंदर भी थ्रू आउट होगी। ठीक। सेकेंड पॉइंट, कैविटी। सपोज मैंने एक कैविटी बनाया है, कैविटी, ये एक कैविटी है। ये कैविटी, ये भी नहीं है, ये तो अब आगे चलेगा। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी अभी कराऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ करवाऊंगा, वो करवाऊंगा आगे। ठीक है, वो हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी अभी, डोंट वरी। पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है ना, वो भी करेंगे। ठीक है। अब हम कैविटी उठाते हैं। कैविटी मतलब एक स्फीयर है, उसके अंदर एक होल है, उसे हम कहते हैं कैविटी। कैविटी के अंदर कोई भी तो Q चार्ज अगर रखेगा तो होता क्या है? Q चार्ज क्या करता है? ये जो मेटल पोर्शन है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है और पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे इंड्यूस करता है। ये अपने इक्वल माइनस Q इंड्यूस यहाँ पर करता है और प्लस Q इंड्यूस यहाँ करता है। नेगेटिव वाले को और पॉजिटिव वाले को सेपरेट कर देता है थ्रू द इंडक्शन। तो इसका मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0, तो V इक्वल टू कांस्टेंट, अभी बताया था V कांस्टेंट। और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नॉर्मल, क्योंकि बाहर चार्ज है, Q चार्ज आउटसाइड, तो नॉर्मल टू द सरफेस। ये यहाँ पर भी वही होगा, बाहर नॉर्मल टू सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और V इज इक्वल टू कांस्टेंट इन दिस वन। ठीक।
थर्ड, कंडक्टर पे के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है। गॉस लॉ से कर सकते हैं, एक सरफेस है तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वहाँ से Q की वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर पुट करेगा तो E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड वेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आया? तो तीन चीजें, कंडक्टर, कैविटी और एक है स्फीयर, होलो स्फीयर थर्ड, जिसे हम कहते हैं शेल। ये शेल है, शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, V नॉन जीरो, V की वैल्यू नॉन जीरो और Q इज इक्वल टू 0। ये शेल की बात कर रहा हूँ। तो तीन चीजें, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टर, मेटल कंडक्टर, होलो स्फीयर, शेल और कैविटी। कैविटी इज ऑल्सो लाइक अ शेल, बट थोड़ा इसमें एक हमने कंप्लीट लिया हुआ है, होलो स्फीयर, थिन शेल। समझ में आया? ये है, और ये इसका जस्टिफिकेशन है। कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और V सरफेस के इक्वल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट, ठीक है। यहाँ पर V की वैल्यू डिपेंड करेगी कि किस लोकेशन पे, तो लोकेशन पे डिपेंड करेगी हॉलो पे, और इस पे क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैट्स ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट देख, लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, एनर्जी ऑफ चार्ज। एनर्जी पढ़ा था ना, एनर्जी ऑफ चार्ज। तो उसमें हमने एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, उसमें हमने 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम देखा था, सबकी एनर्जी देखी थी। बट उस समय ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं थी। अब हम ले रहे हैं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है हमारे पास, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इस पे हमने सबसे पहले Q1 चार्ज लाया, Q1 वर्क डन करना पड़ेगा, यस सर, वर्क डन करना पड़ेगा, यस सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे अपोज करेगा। तो अगर हम इनफाइनाइट से Q1 चार्ज लेकर आ रहे हैं तो वी हैव टू डू वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एट दिस पॉइंट R1 इंटू Q। इसका मतलब है V, इस पॉइंट पे V, इसकी लोकेशन R1 है, तो V एट R1 इस पॉइंट पे पोटेंशियल इंटू Q1, प्लस अगर मैं दूसरा चार्ज लेकर आता हूँ Q2, तो फिर से V एट R2 इंटू Q। वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, प्लस ये भी इसको अपोज कर रहे हैं, तो इनके बीच भी एक एनर्जी R12, तो K Q1 Q2 बाई R12, ये टोटल एनर्जी है U की वैल्यू, U इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले क्या होती थी 2 चार्ज सिस्टम की एनर्जी, K Q1 Q2 बाई R12, जो उस दिन पढ़ाया था, लेकिन उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर पहला चार्ज लाएगा तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दूसरा चार्ज लाएगा तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, और तीसरा चार्ज लाएगा तो भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो K Q1 Q2 बाई R12 टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब और लाते जा तो वर्क डन ऐड होते जाएगा, अगर एक और ले आएगा
तो 3 तो ये हो जाएंगे। सपोज अगर मैं एक और ले आया 1 2 3, तो 3 तो इनके बीच हो जाएगा, और इसके लाने का VR1 इंटू Q1, VR2 इंटू Q2, VR3 इंटू Q3, ऐसे टोटल सिस्टम ऑफ चार्जेस होते जाएंगे। इस तरीके से हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, एक चीज ये, अब इसी से हम कनेक्ट करते हैं डाइपोल। अगर हम लेकर आते हैं डाइपोल, जैसे हमने लास्ट पहले पढ़ा हुआ था डाइपोल, एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल लेकर आ रहे हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने एक यहाँ डाइपोल लिया प्लस Q माइनस Q। तो जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, या होल्ड करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। ऑब्वियसली होल्ड करूंगा तो भी वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर टॉर्क लगा रहा है, टॉर्क की वजह से रोटेट होने की कोशिश कर रहा है। और अगर मैं रोटेट करूंगा सम थीटा एंगल से, या θ1 से θ2, तो मुझे भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, जो भी मैं वर्क डन करूंगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए कौन सा मोशन है, ये है रोटेशनल मोशन, क्योंकि ट्रांसलेट तो हो नहीं सकता, प्लस QE माइनस QE जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो ये क्या करता है ना, रोटेट होता है। और रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला वर्क डन का क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन, रोटेशनल मोशन में टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल वर्क डन, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। ठीक। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 टू θ2। टॉर्क की वैल्यू बताओ, PE साइन थीटा डी थीटा, कॉन्स्टेंट ले। सो W इज इक्वल टू PE बाहर इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा। तो W इज इक्वल टू PE, और इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2। अपर लिमिट लोअर लिमिट, माइनस बाहर लेता हूँ, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये है वर्क डन, और ये एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल डाइपोल, एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या एनर्जी नीड टू वर्क डन नीड टू रोटेट इन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम θ1 टू θ2। अब स्पेशल केस ले ले, सपोज मैंने θ2 की वैल्यू ले ली थीटा, और θ1 की वैल्यू ले ली सपोज 90 डिग्री। ठीक है, मैं 90 डिग्री से थीटा पे मूव करा रहा हूँ, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। तो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो फॉर्मूला थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो U की वैल्यू हो जाएगी cos 0 1 माइनस PE, U इज इक्वल टू cos 180 माइनस 1 प्लस PE।
अगर क्वेश्चन में देता है फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो थीटा 1 अनस्टेबल 180, थीटा 2 स्टेबल 0 डिग्री। इस फॉर्मूले में पुट कर u इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले से माइनस पी ई कॉस 180 माइनस 1 कॉस 0 1, तो 1 माइनस माइनस 1 ये है u इज इक्वल टू माइनस 2 पी ई आंसर। मैक्सिमम वर्क डन अगर अनस्टेबल से स्टेबल में लेके जाएगा, क्योंकि इसको घुमाना पड़ रहा है पूरा पूरा, तो मैक्सिमम वर्क डन। यह है एनर्जी इन डायपोल इन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। U इज इक्वल टू, जनरली ये फॉर्मूला याद रखना, माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक, अच्छा कभी कभी इसमें क्या होता है, कुछ रिलेशन से जैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले इसकी स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए और फिर इसका नोट्स बनाइए। ठीक, कभी कभी इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमने दो फॉर्मूला पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया तूने U इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू पी ई, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। सपोज टॉर्क की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, और थीटा की वैल्यू भी गिवन है, और पूछा हुआ है u इज आस्किंग, तो सिंपली डिवाइड कर, टाउ बाई u इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो u इज इक्वल टू टाउ माइनस बाई टेन थीटा। डायरेक्ट इस फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल की जब हम शीट्स करेंगे तो इस क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक, ओके, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज डन। नेक्स्ट डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक ये करा दिया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बताना है, फिर डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या चीज़ है? अभी अभी मैंने बताया एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ज़ीरो। तो अगर एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इसका मतलब वहाँ पर सेफ है चार्ज। चार्ज सेफ है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ नहीं सकता। इसका मतलब वो है शील्डेड मतलब सेफ। तो द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे कार है, अब तो कार में हम एक्चुअली जब भी थंडर स्टॉर्म होता है तो हम क्या कहते हैं? थंडर स्टॉर्म जब भी होता है तो हम कहते हैं कि भाई कार के अंदर बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि जो भी चार्ज आएगा वो कार के सरफेस पे, मेटल का सरफेस है ना कार का, तो कार के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और अंदर करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर अंदर तू बैठा है तो तुझे कुछ नहीं होने वाला। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंटर नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो, बाहर हैवी चार्ज स्टोर हो गया, तो अंदर तू सेफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, नोट्स में इसकी डेफिनेशन है जो सेंड करूंगा, वो उसमें देख लूँगा। नेक्स्ट फिर है डाइलेक्ट्रिक्स।
डाइलेक्ट्रिक क्या चीज़ है? सिंपली बता, डाइलेक्ट्रिक व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक क्या है तेरे हिसाब से? डाइलेक्ट्रिक व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक सिंपल मीनिंग क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर्स। डाई मतलब अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, इलेक्ट्रिसिटी का अपोजिट, डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। जैसे डायमैग्नेटिक, द सब्सटेंस विच अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक। डायपोल, डायपोल मतलब अपोजिट पोल्स। डाइलेक्ट्रिक अपोजिट टू इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स। बस हमने एक स्पेशल इस चैप्टर में नाम दे दिया डाइलेक्ट्रिक। जैसे एयर है, प्योर वाटर है, वुड है, माइका शीट है, ये सब क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है। पेपर है, पेपर इज ऑल्सो डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली पहले हम मॉलिक्यूल समझते हैं। मॉलिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मतलब जिस पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होती है उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। और जिस पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं मैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल O2, H2, N2, CO2, ये सारे कैसे हैं? नॉन पोलर, क्योंकि O2 में तो प्लस माइनस है ही नहीं, दो माइनस ही माइनस है। CO2 में प्लस माइनस है बट कोइंसाइड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड करने की वजह से डायपोल 0। तो डेफिनेशन क्या हो गई? द मॉलिक्यूल्स whose center of mass of positive and negative coincide is called non-polar molecule, non-polar molecules. पोलर मीन्स मॉलिक्यूल्स, जैसे पोलर में देख, पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे फॉर एग्जांपल H2O पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। HCl, NaCl, Na प्लस Cl माइनस, पोलर बना रहा है, देख पोल्स बना रहा है, Na प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, H2O। ऐसे ये जो सारे हैं मॉलिक्यूल्स, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या लिखें? द मॉलिक्यूल्स whose center of mass of positive and negative does not coincide each other is called polar molecules। ठीक, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया? पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्लियर है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें या तो कोइंसाइड कर रहा है प्लस माइनस, कोइंसाइड मतलब बीच की डिस्टेंस है ही नहीं तो डायपोल मोमेंट 0 है, या फिर प्लस माइनस बना ही नहीं रहा है, और यहाँ पर प्लस माइनस बना रहा है, इसका मतलब मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है P, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है 12 इंटू क्यू, तो मोमेंट बना रहा है, इसका मतलब पोलर मॉलिक्यूल। पोल है, पोल मतलब प्लस माइनस चार्ज की वैल्यू है, तो पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मतलब उसका इफेक्ट 0 है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और जिन डाइलेक्ट्रिक्स में पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक,
नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, ये है सपोज पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस एंड सो ऑन। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की पोल्स तो है, बट क्योंकि ये रैंडम डायरेक्शन में है तो नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0, या यूं कहें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0 इनसाइड, इनसाइड, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा, इसकी कहानी देख नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या है, इतने करीब है मॉलिक्यूल्स कि इनमें डायपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, बिल्कुल चिपके हुए हैं, कोई गैप नहीं है, 12 की वैल्यू ही 0 है, इस तरीके से। ये तो 12 ही नहीं है, कोइंसाइड कर रहा है इनका सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब डायपोल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये डायपोल के लिए Q इंटू 12 मतलब 12 होनी चाहिए, बट यहाँ पर कोइंसाइड कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, नेट डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट 0, नेट डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, प्लस टू माइनस 0, है ना। अब देख, मैंने क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल, अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये सारे एक डायरेक्शन में मूव हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव वाले अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सेम डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा, प्लस ये सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर क्या होगा देख, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये सारे अलाइन हो गए टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो गए। अब क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने लगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इनसाइड, उसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस हो गई, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। बाहर एयर है ना, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई नॉट ओरिजिनल, अंदर ई नॉट थी, बट इनके डायपोल्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इंड्यूस किया अपोजिट डायरेक्शन में, और अंदर ई नॉट को रिड्यूस करके क्या कर दिया, ई नॉट माइनस ई आई। तो इसको हम लिखते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, क्योंकि रिडक्शन फैक्टर को टू डिवाइड में भी लिख सकता है, जैसे 16 माइनस 8 क्या होता है, 16 माइनस 8 8, और 16 बाई 2 8, तो क्या 16 माइनस 8 को 16 बाई 2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, तो वही क्या है, 16 माइनस 8 था, उसको मैंने 16 बाई 2 लिख दिया, और मैंने क्या दिया, 2 फैक्टर से रिड्यूस हो गया, 2 फैक्टर से रिड्यूस हो गया, ये इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। It is a constant by which electric field is reduced when dielectric is placed in the electric field. When dielectric is placed in electric field, the amount by which electric field is reduced is called dielectric constant. इसका नाम क्या है, dielectric constant। अच्छा, इसमें क्या होगा, अब ये सेपरेट हो जाएंगे, ये देख, ये सेपरेट हो गए, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट, तो नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सेपरेट हो गए, मतलब सॉरी डायपोल क्या हो गया, सेपरेट। पहले इनका कोइंसाइड कर रहा था ना,
बट इलेक्ट्रिक फील्ड से इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो इनके पास भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ये है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, डेफिनेशन हो गया। नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? पोलर डाइलेक्ट्रिक, द डाइलेक्ट्रिक in which the positive of molecules did not coincide with negative of center of mass of negative is called polar, and the dielectric in which center of mass of positive is coincide with center of mass of negative is called non-polar dielectric. In presence of electric field, both will create net dipole moment. In absence of electric field, their net dipole moment or net electric field is zero. But in presence of electric field, both having non-zero dipole moment and non-zero electric field. In presence of dielectric, the electric field is reduced by a factor k is called dielectric constant. ठीक है ना? इसका मतलब k की वैल्यू हो गई E नॉट बाई E। तो k क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? यूनिटलेस, क्योंकि सेम चीज का है ना, रेशियो। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई? ये क्लियर है? पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, अब इसमें ध्यान से देखिए, होता क्या है, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा डाइलेक्ट्रिक को, तो जो उसके अंदर डाइपोल्स पोलराइज होने लगा, वो मतलब डाइपोल्स क्रिएट होने लगे। जैसे ही हमने नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसके अंदर क्या होने लगा? डाइपोल आने लगे। उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। जैसे जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक आयरन रखते हैं तो आयरन क्या होने लगता है? मैग्नेटाइज। क्या होने लगता है? मैग्नेटाइज। इसे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। जब हम आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आयरन मैग्नेट बनने लगता है, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। वैसे ही जब हम नॉन पोलर या डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट होने लगते हैं, प्लस माइनस के पेयर क्रिएट्स होने लगते हैं, उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, पोलराइज होना। तो पोलराइजेशन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? पोलराइजेशन की वैल्यू डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा पोलराइज्ड होगी। तो P इज इक्वल टू एक यहाँ पर कांस्टेंट यूज करते हैं, काई एप्सिलॉन नॉट E। इसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है ना? ससेप्टिबिलिटी का इज इक्वल टू P बाय E। ससेप्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? और ये P है इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ पोलराइजेशन। ठीक, ओके। और एक रिलेशन होता है काई और डाइलेक्ट्रिक में, काई इज इक्वल टू 1 प्लस के, ये रिलेशन होता है। ठीक है ना? एक चीज और लास्ट इसमें मैं बताता हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज है? तो देख, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? हर इंसुलेटर की एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर वुड है, वुड को तूने वोल्टेज दिया, क्या उसमें करंट की वैल्यू फ्लो होगी? नहीं हो सकती। वुड में करंट कैसे फ्लो होगा? नहीं हो सकता ना, वुड क्योंकि इंसुलेटर है। लेकिन अगर तू बहुत ज़्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया तो वो क्या होगा? कंडक्ट कर जाएगा। मतलब उसकी जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसके क्रॉस अप्लाई करते हैं बिफोर इट्स ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब उसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाना, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक
ब्रेकडाउन मतलब कंडक्ट कर जाना, उसे हम कहते हैं ब्रेकडाउन। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक की कंडक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, उसे कहते हैं ब्रेकडाउन। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड a dielectric can bear without breakdown is called dielectric strength। समझ में आया? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में फर्क है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या लिखा था हमने, ये K इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये वो चीज नहीं है, ये है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर, ये इसकी यूनिट होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। वैसे न्यूटन पर कूलम भी होती है, बट वोल्ट पर मीटर भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू V बाई एल। तो V है वोल्ट और L है मीटर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और ये क्या होता है, यूनिट लेस। ये डिफरेंस है। कई बार एग्जाम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहता है, बच्चे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पूछता है, बच्चे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझ लेते हैं। दोनों में डिफरेंस है। अब देख, तेरी जो बुक है इसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है, ये देख। हाँ, ये ये है ना डाइलेक्ट्रिक के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, ठीक है ना। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इनटू के परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक मैं तो अभी दिखाऊंगा, एक सेकेंड। तो देखिए, ये हाँ जी, ओके। सी, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, एप्सिलॉन आर। यहाँ पर हमने एप्सिलॉन आर का ही नाम के रख दिया, ठीक है ना। ये परमिटिविटी के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम
और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक, अच्छा एक दो चीजें ध्यान रखना। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक के सामने कंडक्टर रख दिया तो क्या होगा सर? जैसे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाइलेक्ट्रिक रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक ने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर रखते हैं तो इतने ज़्यादा, क्योंकि कंडक्टर में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इनफाइनाइट नंबर की वजह से जब तक वो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो नहीं कर लेता तब तक डायपोल्स क्रिएट करते रहता है। इसका मतलब कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जीरो क्या वैल्यू क्या होती है? जीरो इनसाइड कंडक्टर, और भी पीछे पढ़ा भी था, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो अगर कंडक्टर के सामने इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वैल्यू देख k इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाई ई। इफ e इज इक्वल टू जीरो देन k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटिव। ये याद रखना, फॉर कंडक्टर k इज इक्वल टू इनफाइनाइट। और एयर के लिए, फॉर एयर k इज इक्वल टू 1, क्योंकि एयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट होती है, तो k इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, कैंसिल, k इज इक्वल टू 1। और फॉर मीडियम के लिए, फॉर मीडियम k इज ग्रेटर देन 1। एयर की सबसे मिनिमम डाइलेक्ट्रिक होती है 1, बाकी सभी मटेरियल की उससे ज़्यादा होती है, जैसे वाटर की 81, कंडक्टर की इनफाइनाइट, एयर बाकी सभी मीडियम की ग्रेटर देन 1। तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर है? क्लियर है? ओके। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है और कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बना देता है। कंडक्टर के लिए k की वैल्यू इनफाइनाइट, डाइलेक्ट्रिक के लिए ग्रेटर देन 1 और एयर के लिए 1। ओके, सो अभी तक क्या हमने पढ़ा? एनर्जी स्टोर्ड इन डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, VR1 Q, VR2 Q2 प्लस K Q1 Q2 बाई R, और